हेलो बच्चों, तो आज हम अपने नए वीडियो के साथ, ये हमारी बोर्ड सीरीज़ चल रही है बच्चों। बोर्ड सीरीज़ मींस हम इस साल में बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं और मैं स्ट्रिक्टली इस सिलेबस को फॉलो कर रहा हूँ। जो भी टॉपिक्स इस साल हैं हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वाली सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि बस हमें ये टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है बच्चों, सो बिना टाइम गवाए हमेशा की तरह अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द टुडेज टॉपिक इज़ वेव ऑप्टिक्स बच्चों, है ना। तो बेटा हम जानते हैं कि लाइट हैज़ अ ड्यूल नेचर। बेटा लाइट का कैसा नेचर होता है? ड्यूल में एक नेचर हम पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड रे ऑप्टिक्स। और दूसरा नेचर अब हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड वेव नेचर। बेटा अकॉर्डिंग टू द वेव नेचर, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। कौन सी फॉर्म बेटा, कौन सी वेव? ये चलती है ट्रांसवर्स वेव। एक सेकेंड, इससे ज़्यादा अच्छा ये है कि आप इसको ऐसे लिख लो, है ना। देखो मैं बताता हूँ, है ना। EMW वेव कहते हैं वैसे, बट इसको हम लोग अभी समझते हैं क्या चीज़ है ना, वेव ऑप्टिक्स। तो बेटा इसमें सबसे पहला टर्म ये आता है कि सपोज दिस इज अ वाटर, अ लेक, एंड दिस इज द अपर सरफेस ऑफ द लेक। ठीक है, ये कोई लेक है, उसका अपर सरफेस है। और बच्चों अगर आपने यहाँ से, ये अनडिस्टर्ब्ड है अभी, और यहाँ पे कोई स्टोन है, अगर आपने उसको ड्रॉप किया तो वहाँ हिट करेगा, और हिट करेगा तो क्या करेगा बेटा, यहाँ पर ऐसे वेव्स बना देगा ऑन द सरफेस, दोनों तरफ। ठीक है बच्चों, दोनों तरफ वेव बना देगा। तो क्या बेटा वेव सरफेस पे ही बनी? द आंसर इज नो। वेव बेटा अंदर भी बनेंगी, ये ऐसे भी जाएंगी। ठीक है, अंदर भी ट्रांसमिट होंगी। क्या ऊपर भी बनेंगी? द आंसर इज यस। तो बच्चों असली में ये वेव्स 3 डायमेंशन स्प्रेड आउट होंगी। कैसे स्प्रेड आउट होंगी? 3 डायमेंशन, मतलब हर तरफ वेव बनेंगी। ठीक है बच्चों, अच्छा। तो हमें ये समझ में आने लगा कि लाइट जो है वो हर तरफ ट्रेवल करेगी फ्रॉम द सोर्स। ठीक है बच्चों, चलो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि लाइट हर तरफ ट्रेवल करेगी अगर सोर्स के। तो एक सेकेंड में वीडियो को थोड़ा सा और एडजस्ट कर दूँ। यस, तो हर तरफ ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो बेटा अगर हम इसका, ये इसका साइड व्यू है, कौन सा व्यू है बच्चों? साइड व्यू। अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं तो वो कैसा दिखेगा? देखो टॉप व्यू। और बच्चों अब मुझे, मैं क्या हर चीज़ लिख के बता देता हूँ ताकि टाइम हम लोग इसको समझ पाएँ अच्छे से ना। टॉप व्यू कैसा होगा बेटा? तो देखो ये बीच वाला पॉइंट अगर हम ऊपर से देखें तो बीच वाला पॉइंट यहाँ होगा, और बेटा इसके चारों तरफ ये एक बन गई, ये वाला, ये क्रस्ट, और ट्रो, ये मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए कि एनर्जी हर तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ये क्रस्ट और ये ट्रो। तो बेटा असली में रेज जो चल रही हैं, ये अगर सोर्स मान लें तो रेज आर मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। कितनी रेज निकल रही होंगी? द आंसर इज इनफाइनाइट। अब यहाँ पर हम एक कंसेप्ट सीखेंगे, ध्यान सुनना। कितनी रेज निकल रही होंगी बेटा? इनफाइनाइट रेज। बट हम कोई गिनती की कुछ ले रहे हैं, तो दीज आर द रेज। अब सर हम इनको क्या बोलेंगे? तो बेटा इनके लिए एक वर्ड है वेव फ्रंट, ध्यान सुनना, वेव फ्रंट। इनको बोलते हैं वेव फ्रंट। सर वेव फ्रंट क्या होता है? तो बच्चों वेव फ्रंट का मतलब होता है, वेव फ्रंट का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि इट इज़ अ कंटिन्यूस लोकस एट विच इट इज़ अ continuous locus of all particle which are equidistance
फ्रॉम सेंटर एंड आर इन सेम फेज, इसको वेव फ्रंट बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ बेटा, ये तो क्या है, वर्ड्स हो गए, इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो कि तुम्हें खैर लिखने में आने भी चाहिए, बट इसको सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ मैं, सीधी सीधी बात कि बेटा अगर ये क्रस्ट है तो इसके ऊपर जितने भी पार्टिकल होंगे, कितने पार्टिकल होंगे सर, इनफाइनाइट। सारे के सारे कहाँ मूव कर रहे होंगे बेटा, क्रस्ट ऊपर की तरफ है तो सरफेस से ऊपर की तरफ, देखो ये वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, है ना। और ये सब का सब कितनी दूरी पर है, बराबर दूरी पर है, तो एक वेव फ्रंट हो गया ये डॉट वाले में सारे पार्टिकल एक जैसे घूम रहे होंगे, तो ये वाला फर्स्ट हो गया वेव फ्रंट, ये वाला सेकंड, ये वाला थर्ड, ये वाला फोर्थ। तो ऐसे करके बेटा वेव फ्रंट कितने फॉर्म होते हैं किसी सोर्स के अराउंड, तो देयर आर इनफाइनाइट वेव फ्रंट अराउंड द सोर्स। ठीक है बेटा, कितने वेव फ्रंट्स जनरेट होंगे, इनफाइनाइट। ये हमने कुछ 1 2 3 4 ही बनाए, बट बेटा कितने बन सकते हैं, इनफाइनाइट। और वेव फ्रंट बेटा कैसे होते हैं, दे आर इन 3 डायमेंशन, दे आर इन 3 डायमेंशन में होते हैं बेटा, कौन, वेव फ्रंट्स। चलो अब हम बात कर लेते हैं कितनी तरह के होते हैं बच्चों। तो देखो यहाँ सीखना शुरू करो जल्दी जल्दी, वेव फ्रंट कितनी तरह के होते हैं, है ना बेटा। तो इसको मैं पहला बता देता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट, है ना। लिखते भी जाओ, नोट्स बनाते जाओ, मैं पूरे से टॉपिक करा रहा हूँ आपको। वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट बेटा, इसमें सोर्स कौन होता है, सोर्स मतलब कौन बनाता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, द आंसर इज पॉइंट सोर्स। सर पॉइंट सोर्स क्या होता है बेटा, पॉइंट सोर्स का मतलब एक एटम की बात कर रहे हैं सर, ये ऐसा, हाँ ऐसा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं लिख देता हूँ बच्चों, अब मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज कर रहा हूँ ताकि मैं पूरे नोट्स एक बार बोर्ड पर लिख देता हूँ फिर समझाऊँगा। हाँ तो बेटा अब समझो इसको कि बेटा यहाँ पर ये सोर्स है आपका पॉइंट सोर्स। कैसा सोर्स है, पॉइंट सोर्स, ये रहा, ठीक है। अब ये इससे रेज निकल रही हैं सर, कितनी रेज निकलती है, इनफाइनाइट। कितनी निकलती है बच्चों, सर इनफाइनाइट, ठीक है बेटा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात सीख लो, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख के रख रहे हैं, वेव फ्रंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर है ये टू द रेज। बेटा रेज के वेव फ्रंट हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। वेव्स के मतलब जो रेज जाएंगी उसके वेव फ्रंट हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर। सर कैसे बनाएंगे, देख अगर मुझे यहाँ पर वेव फ्रंट बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, इसके परपेंडिकुलर ये, इसके परपेंडिकुलर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। तो तुम देखोगे क्योंकि अगर इनफाइनाइट रेज होंगी तो ये क्या बन जाएगा, स्फेयर बन जाएगा बेटा। स्फेयर बनेगा ना, हर तरफ निकल रही है रेज, तो सब अगर बराबर डिस्टेंस पे जाके परपेंडिकुलर, तो ये एक वेव फ्रंट हो गया। क्या तुम्हें बात समझ में आई, ठीक है सर। अब इस दूरी पे लिया तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये। बेटा रेज तो क्या है, इनफाइनाइट है, हमने तो कुछ गिनती की ले रखी है। इस पे वेव फ्रंट ये रहा, इस पे वेव फ्रंट ये रहा, इस पे वेव फ्रंट ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा, तो यानी ये भी क्या बन गया, एक स्फेयर बन गया बच्चों। तो इस तरह से वेव फ्रंट बनेंगे 3D में ऐसे करके। तो बेटा एक बार बताओ कि एनर्जी कितने वेव फ्रंट बनेंगे, सर इनफाइनाइट। अच्छा, और वेव फ्रंट हमेशा बेटा कैसा होता है, वेव फ्रंट सर हमेशा रेज के परपेंडिकुलर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो बेटा इसमें स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये सब कौन से हैं बच्चों, स्फेरिकल वेव फ्रंट, हाँ ना बोलो बच्चों, समझ में आया, हाँ सर स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा यहाँ बच्चे तो है नहीं तो हमें खुद ही बोल लेना पड़ता है कि हाँ ये रहा एक एटम, ये हर तरफ लाइट देगा बेटा, हर तरफ, इधर भी देगा, इधर भी देगा, इधर भी देगा, इधर भी देगा। तो बेटा इसके सारे वेव फ्रंट ऐसे बनेंगे। इसके यहाँ पे कितने एटम्स हैं सर, इनफाइनाइट एटम्स है। कितने एटम्स है बच्चों, इनफाइनाइट। तो इन सब के वेव फ्रंट्स ऐसे ही जाएंगे। तो बेटा इनके सब के एजेस को जोड़ेंगे तो हमें कैसा वेव फ्रंट मिलेगा, सिलेंड्रिकल। यहाँ पे ऐसे होगा, समझ पा रहे हो बच्चों। मतलब ये ऐसे है, ऐसे ऐसे
देखो ये अगर एटम है जो लाइट कर रहा है तो ये ऐसे ऐसे लाइट कर रहा है, तो ऐसा करके पूरा सिलेंडर बन जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सोर्स कैसा होगा, लीनियर। अब आते हैं प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट क्या है, कुछ नई चीज़ नहीं है, ये इतना गोला है, इसका अगर मैं इतना सा हिस्सा कट कर लूँ और उसको मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा दिखेगा अगर मैक्सिमाइज करके देखूँ। बट अगर मैं बहुत बड़े वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट फैलते जा रहे फैलते जा रहे फैलते जा रहे, मान लो मैं इतने बड़े वेव फ्रंट का छोटा सा हिस्सा लूँ तो दैट वेव फ्रंट इज सीम्स लाइक ऐसे सीधी लाइन दिखेगी। तो बेटा रेज कैसे जाती हुई दिखेंगी, हमेशा रेज जाती हैं परपेंडिकुलर। कैसी जाती हैं बच्चों, परपेंडिकुलर। ये तो तुम्हें समझ में आ गया है अब, है ना बेटा। रेज अगर ऐसे जा रही हैं तो वेव फ्रंट ऐसे होंगे। ठीक है बेटा, ओके सर। तो ये हो गया आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर रेज ऐसे जा रही हैं तो ये होंगे प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट कुछ नहीं है, प्लेन वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट के लार्ज वाले वेव फ्रंट का स्मॉल पार्ट को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। अब आगे चलते हैं बच्चों। तो वेव फ्रंट्स आपको समझ में आने लगे। अच्छा, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट। तो बेटा वेव फ्रंट ये लो, तो और भी दो नाम हैं, दैट इज कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, और एक है बेटा डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। कौन से, डाइवर्जिंग। ये टर्म्स आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, वेव फ्रंट, है ना। देखो क्या कन्वर्जिंग कौन से होते हैं बेटा, तो देख अगर रेज ऐसे गई तो मान लो ऐसे जा रही है रेज, क्या ऐसा हो सकता है, हाँ सर ऐसा हो सकता है भाई, अलग अलग जगह से आ रही है, अलग अलग डायरेक्शन से। इसका वेव फ्रंट ऐसा, इसका वेव फ्रंट ऐसा, इसका वेव फ्रंट ऐसा, तो ये अगर ऐसे मिलाएंगे तो बेटा कितने वेव फ्रंट बने, इनफाइनाइट। समझ रहे हो, ये तो तीन रेज लिए हैं, अगर इनफाइनाइट रेज सब पे परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो कर्व दिखेगा। और डाइवर्जिंग देखो ऐसा, रेज ऐसे जा रही है सर, ये ऐसे कहाँ जाती हैं, पॉइंट सोर्स से जाती हैं, अभी भी बताया था। इस पे ऐसा, इस पे ऐसा, इस पे ऐसा, कितने वेव फ्रंट बनेंगे सर, इनफाइनाइट। तो इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वेव फ्रंट्स। यहाँ तक की बात क्लियर है, ठीक है बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाइगन्स प्रिंसिपल। तो बट बच्चों इसको समझ लेना, हाइजेंस प्रिंसिपल। सर इसको क्यों, क्योंकि बेटा इस बार पक्का आएगा, है सर, हाँ बेटा। हाइगन्स प्रिंसिपल 22, 23 में पक्का एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, है ना। अच्छा, तो इसलिए इसको ध्यान सुनना, है ना बेटा। क्या होता है ये हाइगन्स प्रिंसिपल। अब मैं सब चीज़ समझाने वाला हूँ, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के रख लूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों मैंने ये लिख दिया है, हाइगन्स प्रिंसिपल स्टेट दैट एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट मे बी कंसीडर्ड एज अ सोर्स of secondary wavelets which spread out with the speed of light in that medium. The new wavefront is a forward envelope of secondary wavelet at that instant to obtain the next wavefront by joining the common tangent. देखो बेटा ये तो स्टेटमेंट हो गई, चलो स्टेटमेंट तो मैं लिखी हुई मिली जाएगी, तुम लिख भी लोगे, बट अब मेरा समझाने का काम है तो मैं समझा देता हूँ बेटा। समझाऊंगा तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी चीज़ें। बेटा ये आपका सोर्स है जो कि लाइट जनरेट कर रहा है, समझना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, है ना बेटा। हम ये कोई 4 रेज ले रहे हैं, ठीक है, समझना ध्यान से। अच्छा, क्या एनर्जी बराबर पहुंचेगी, हाँ, क्योंकि सब एनर्जी स्पीड ऑफ लाइट से स्प्रेड आउट हो रही है। अब बेटा मैं यहाँ पे कोई भी 4 पार्टिकल ले रहा हूँ, सर कितने पार्टिकल होते हैं मीडियम में, इनफाइनाइट। एक तो ये, एक ये, एक ये, एक ये। अभी एनर्जी सोर्स की यहाँ सर यहाँ पे नहीं पहुँची, क्या यहाँ पे भी पहुँची, हर तरफ निकल रही है, बट हम इस तरफ की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, तो जैसे ही एनर्जी ने वेवनेस को स्ट्राइक किया, अभी ये है यहाँ पर प्राइमरी सोर्स जिससे लाइट आ रही है, और जैसे ही इस पार्टिकल को एनर्जी ने स्ट्राइक किया,
ये पार्टिकल अब खुद सोर्स की तरह बिहेव करने लग जाएंगे और अपनी खुद की लाइट एमिट करने लग जाएंगे। तो नाउ दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी पार्टिकल, सेकेंडरी सोर्स। अच्छा, अब बेटा जैसे ही ये सेकेंडरी सोर्स है तो ये अपनी लाइट मान ले के बनाना शुरू करेगा वेव फ्रंट अपनी। इसका वेव फ्रंट चारों तरफ इसने बनाया, मान ले इतना, ध्यान सुनना, और इसने भी बनाया अपना इतना, और इसने भी बनाया अपना इतना। ये हाइगन ने थ्योरी दी थी कि हर एक पार्टिकल मीडियम का जब उसको एनर्जी स्ट्राइक करती है तो वो खुद सोर्स की तरह बिहेव करता है और अपने खुद के वेव फ्रंट बनाने शुरू कर देता है। सर यहाँ पे वेव फ्रंट कैसे होंगे बेटा, ये तो रेज हैं, वेव फ्रंट कैसे होते हैं सर, परपेंडिकुलर। अच्छा, यानी ऐसे। सर पूरे क्यों नहीं बनाए बेटा, हर तरफ रेज जा रही है बट हम हर तरफ डिस्कस नहीं कर रहे, हम एक तरफ समझ रहे हैं। अब उन्होंने बोला कि अब क्योंकि यहाँ भी तो पार्टिकल होंगे ना बच्चों, भाई यहाँ तो इनफाइनाइट पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, समझना। आपको पहले चार से समझा रहा हूँ और यहाँ तो इनफाइनाइट थ्योरी। जैसे ही एनर्जी स्ट्राइक करी तो बेटा इनको किसकी एनर्जी स्ट्राइक करी, इनकी। तो अब जो प्राइमरी थे, जो सेकेंडरी थे, अब जो सेकेंडरी थे ना, सेकेंडरी जो सेकेंडरी थे, अरे इंग्लिश वाला थे यार, मतलब थे, वो बन गए बच्चों अब प्राइमरी। अब उनको कैसे कंसिडर किया जाएगा, एज अ प्राइमरी सोर्स, ठीक है। और अब इनकी एनर्जी जो बननी शुरू हुई, इनकी वेवलेट्स बनी, ये इसने इतनी बनाई, है ना। अब इसमें एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, देखो सर ये वेव फ्रंट कैसा आएगा, बाय जॉइनिंग द कॉमन टेंजेंट। सर इसकी टेंजेंट ये रही, इसकी टेंजेंट ये रही, इसकी टेंजेंट ये रही, इसकी टेंजेंट ये रही। सर बीच में भी तो होंगे, हाँ सर उनके भी बनेंगे। तो कॉमन टेंजेंट अगर जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा बेटा, वेव फ्रंट। क्या मिलेगा, वेव फ्रंट। अब एनर्जी इसकी यहाँ तक पहुँच गई। सर इसका डिस्टेंस कितना होगा बेटा, इसका डिस्टेंस होगा ct। ध्यान सुनना भाई, c इज द स्पीड ऑफ लाइट और t इज द टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, स्पीड इनटू टाइम। अगर मुझे इसका रेडियस पता करना है तो जितने भी टाइम में मैं बात कर रहा हूं उसको स्पीड ऑफ लाइट से इनटू कर दो, तो इसका भी रेडियस कितना होगा, ct। इसका भी रेडियस कितना होगा, ct। समझ में आ गया, ठीक है। तो बेटा अब ये खुद अपने अपने सोर्स बनाने शुरू कर देंगे, ये खुद अपने वेव फ्रंट्स बनाने शुरू कर देंगे। ये मान लो इतना इसने बनाया, इतना इसने बनाया, इतना इसने बनाया, इतना इसने बनाया। बेटा नया वेव फ्रंट कैसे मिलेगा, बाय जॉइनिंग द कॉमन टेंजेंट्स। क्या तुम्हें समझ में आने लगा। तो अब जो सेकेंडरी थे वो बन गए प्राइमरी, और ये वाले कौन हो गए, सेकेंडरी। अब इनसे आगे एनर्जी पहुंचेगी तो आगे वाले सेकेंडरी और ये प्राइमरी। तो इस तरह से हर तरफ ऐसे वेव फ्रंट फैलते हैं, यही हाइगन्स की थ्योरी है। तो बेटा आगे वाला अगर वेव फ्रंट हमें चाहिए तो हम कैसे बनाएंगे, बाय जॉइनिंग द कॉमन टेंजेंट्स ऑन ऑल द वेव फ्रंट्स ऑफ द इंडिविजुअल सोर्स। तो अगला वेव फ्रंट कैसे मिलेगा, सारे इंडिविजुअल सोर्स के वेव फ्रंट सेम टाइम में जब उन पे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो हमें वेव फ्रंट मिलेगा। दैट इज अ हाइगन्स प्रिंसिपल। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो अब हमें हाइगन्स प्रिंसिपल समझ में आया। हाइगन्स प्रिंसिपल को एक बार और रिवाइज कराऊं क्या, जल्दी बोलो, चलो कराई देता हूँ। बेटा देख, उसने ये बोला कि बेटा जब सोर्स से डिस्टर्बेंस चलता है तो वो जब पहुँचेगा तो हर एक, जैसे डिस्टर्बेंस सोर्स तक पहुंचा, अब वो सोर्स अपनी कोई भी पार्टिकल तक पहुंचा, अब वो पार्टिकल अपनी खुद की वेव फ्रंट बनाना शुरू कर देगा, पीछे वाले को भूल जाएगा, बोलेगा हाँ तेरे से मतलब नहीं है, अब खुद की लाइट बनाना शुरू कर देगा। तो सारे पार्टिकल्स तक, क्योंकि एनर्जी ऐसे पहुंचेगी एक आर्क में, क्योंकि सब स्पीड ऑफ लाइट है तो ये डिस्टेंस सबकी बराबर होगी बेटा, तो इस आर्क ऐसे। अब जब यहाँ एनर्जी पहुंची तो इसने अपने बनाने शुरू कर दिए। सर अगला वेव फ्रंट कैसा आएगा, बाय जॉइनिंग द कॉमन टेंजेंट्स। आई थिंक सो, तुम्हें समझ में आ गया होगा। यही दो स्टेटमेंट लिखनी है हाइगन्स प्रिंसिपल की। अब हम बात करते हैं बेटा, ये भी चांसेस पूरे बन रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ध्यान सुन लेना, वेव थ्योरी के हिसाब से। तो बेटा ये क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर कंसेप्ट भी पूछा जा सकता है, तो आपको समझ में आना चाहिए।
ध्यान से देखें, ये एक इंटरफेस है या फिर कह लो मिरर है। क्या है बच्चों? मिरर है। ठीक है सर, समझ में आ गया, है ना। थोड़ा टेढ़ा बन गया, चलो सीधा कर लेता हूँ, लो, है ना। ये मिरर है, ठीक है, टेढ़ा ही बन रहा है यार, क्या चक्कर है, ये है ना। अब टेढ़ा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये पॉलिश सरफेस है बेटा। अब ध्यान सुनना, बहुत लॉजिकल है, आपको समझ में आएगा। रिफ्लेक्शन समझा रहा हूँ। रिफ्लेक्शन क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। तो बेटा लाइट रे, ये एक वेव फ्रंट आया मान ले, ये क्या आई सर? रेज आई। अच्छा सर, इसके अंदर रेज नहीं है? हाँ है बेटा, इनफाइनाइट रेज है, बट हम दो रेज के बीच वाली रेज सारी कंसीडर कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया, मतलब खूब सारी रेज आ रही हैं बेटा, खूब सारी, बट हम कोई दो को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अभी यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट की पॉइंट ये वाला, वेव फ्रंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेज, वेव फ्रंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेज। इसको समझो। तो बेटा यहाँ वेव फ्रंट कैसा होगा? इन रेज पर। सर इनका परपेंडिकुलर तो ऐसे होगा भाई, 90 बनाना चाहिए ना। सर कितने होंगे वेव फ्रंट? इनफाइनाइट। क्या तुम्हें समझ में आई? ये बेटा परपेंडिकुलर है ना, देखो रेज ऐसे आ रही है तो रेज के परपेंडिकुलर होता है, समझ में आ गया, है ना बेटा। अच्छा, अब ये है एयर और ये है आपका मिरर। तो बच्चों अब क्या करेगा मिरर? मिरर जो है लाइट को बाउंस बैक कर देगा, तो उसके लिए क्या चाहिए? नॉर्मल। तो नॉर्मल ड्रॉ करी हमने। नॉर्मल कैसी होती है सर? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्या तुम्हें समझ में आई? हाँ सर। ये हो गया बेटा तुम्हारा आई। तो यहाँ पे रेज बाद में भेजूँगा, कैसे कैसे गई वो बताता हूँ, पहले रुक जाओ। ये आई हो गया, ठीक है। अब बेटा इस जैसे ही यहाँ टकराई, इसने अपना गोले बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि हाइगन ने बोला था कि रेज अगर इस पॉइंट से टकराई तो अब ये बिहेव करेगा एज अ न्यू सोर्स और अपने गोले बनाना, गोला मीन्स वेव फ्रंट बनाने शुरू कर देगा। तो बेटा मान ले कि इसका वेव फ्रंट इतना बना, अलग कलर से लेना पड़ेगा ताकि तुम्हें समझ में आए बच्चों, है ना, टाइम पास अपन कर नहीं रहे। देखो इतना बड़ा गोला बनाया इसने, जब तक इतनी देर में ये वाली रे इतना चल के आ गई। सर क्या इसका बनाए हुए गोले का रेडियस और ये लाइन बराबर होगी? द आंसर इज यस। फिर इसने इतना बड़ा गोला बनाया, इतने में ये स्ट्राइक कर गई बेटा। थोड़ा सा बड़ा कर लेता है, एक सेकंड, देखो तुम्हें समझ में आएगा। इतने में ये वाली रे स्ट्राइक कर गई, ठीक है सर। अच्छा, तो बेटा अब हमें नया वेव फ्रंट चाहिए था, तो जैसे ही ये स्ट्राइक करी यहाँ पर, समझ गए बेटा, क्योंकि दोनों सेम स्पीड चल रही है, ये तो इतनी दूर भी पहुँच गई, यहाँ तक गोला बना लिया, अभी इसने स्ट्राइक करा है। बेटा अब नया वेव फ्रंट कैसे चाहिए होता है? तो नया वेव फ्रंट आता है बच्चों बाय जॉइनिंग द कॉमन टेंजेंट। सर कॉमन टेंजेंट? हाँ बेटा देख, इस गोले की तो ये रही, है ना, और इस गोले की भी तीसरी बनेगी, तो बेटा इसको अगर हम जोड़ दें तो ऐसी हमें कॉमन टेंजेंट मिल रही है, देखो। अब ये अगर वेव फ्रंट है, ये कॉमन टेंजेंट अगर हमने जोड़ दी, है ना, कॉमन टेंजेंट जोड़ दी, कॉमन टेंजेंट जोड़ने से क्या मिलता है? वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट के रेस कैसी होती है बच्चों? परपेंडिकुलर। भाई सारी थ्योरी समझो अच्छे से। ये देखो, ये रेज ऐसे जाएगी ना, तभी तो परपेंडिकुलर होगी इस वाइट वाली लाइन के। हाँ सर, तो ये रे ऐसे ही चलेगी और ये रे भी ऐसे चलेगी, तो वेव फ्रंट देखो इसके भी यहाँ 90 बन रहा है और यहाँ क्या बन रहा है? 90। समझ में आया बच्चों? हाँ सर। तो ये इस तरह से हमारा ये बन गया। तो हमने बेसिकली इसमें दो ट्राइंगल बने बच्चों, कौन कौन से देखना, अब मैं ले रहा हूँ अलग अलग कलर से ताकि आपको समझ में आए। एक तो ये वाला ट्राइंगल, सर कौन सा? देखिए ये बनाता हूँ, ये इनके नाम लिख देते हैं, ओ ए बी सी। तो बच्चों ध्यान से देखना, इसको इसको आप ना एक बार रिवाइज करके जरूर सुनना, अगर आपके एक बार में, वैसे तो आपने पढ़ रखा, आप तो रिवीजन क्लास में बैठे हो। तो बच्चों ये एंगल कितना होगा? 90 - i। तो ये पूरा एंगल कितना होगा बच्चों?
देखो ये 90 है, ये 90 है, हाँ सर, मिटा भी देता हूँ साथ साथ में ताकि घचर पचर ना हो। ये आई हो गया तो ये कितना हो गया 90 माइनस आई, ये वाला कितना हो गया बच्चों 90 माइनस आई, है ना। अच्छा सर, और ये पूरा भी 90 है, तो अगर ये 90 माइनस आई तो ये बचा हुआ कितना हुआ आई। समझ में आया बच्चों। और इसकी नॉर्मल ये रही सर, इसमें ये हो गया आई, ये हो गया आर, ये अगर आर है तो ये 90 माइनस आर लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं फिर आर, इस वाले को। अब लो पूरा साफ कर देता हूँ, हाँ ये वाला पूरा ये आर हो गया, मतलब सर मतलब ये बेटा आई हो गया, और एक और ट्राइंगल बना ले इसी बेस पर, और ये पूरा हो गया आर। अच्छा सर, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है ओ, इसका नाम है सी। तो बेटा अब हमें क्या करना है, रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है। और रिफ्लेक्शन का सबसे मेन रूल होता है कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। हमें बस ये प्रूफ करना है। सर कैसे करें, देखो बेटा, इन दिस ट्राइंगल ए ओ सी एंड ट्राइंगल ओ बी सी, तो बेटा इसमें देखो ओ सी तो कॉमन है, 10th क्लास की मैथ्स ध्यान है। अच्छा सर, ये एंगल और ये एंगल 90-90 है, बता सकते हो क्यों बच्चों। सर ये वेव फ्रंट के हैं। अरे ये वेव फ्रंट है ना, अरे भाई ये वेव फ्रंट है ना, तो ये 90 तो होगा। अच्छा ठीक है सर, ये भी हो गया। अब देख बेटा, ये डिस्टेंस AC हमेशा बराबर होगी OB के इक्वल। क्यों सर, देख बताता हूँ बेटा। देखो समझाना तो ऐसे ही पड़ेगा, अब क्या करें, तभी तो तुम्हें समझ में आएगा। बेटा लाइट इसका गोला यहाँ तक पहुँचा, और ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, क्या दोनों सेम टाइम में इतनी बड़ी लाइन इसने बनाई और इतनी देर में ये यहाँ से यहाँ पहुँचा। हाँ सर, आई बात समझ। जितनी देर में ए से C पहुँची लाइट, उतनी देर में O से B पहुँच गई, तो गोला बनते जा रहा था। अच्छा, देयरफॉर both the triangles AOC is congruent to triangle OBC by RHS, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो बेटा हम अब कह सकते हैं कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R बाई CPCT। ध्यान है, बच गई CT। हाँ सर, अब नेक्स्ट चलो, अब पढ़ो रिफ्लेक्शन, अब पढ़ो रिफ्रैक्शन। बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन यही थी, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन। अब हम समझेंगे क्या, रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अब वो समझो बच्चों, अगर आपको रिफ्लेक्शन एक बार में ना आया हो तो सब बच्चे एक बार और रिपीट कर लें, जिनको लगे भाई, क्योंकि आप रिवीजन क्लास में हो तो ऑलरेडी आपने 2-3 बार तो पहले ही पढ़ चुका है। बट ये है कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और रिवाइज करके देख लो, तो तुम्हें समझ में आएगा, और धीरे धीरे करके देख लो। ठीक है बच्चों, यही तो फ़ायदा है ऑनलाइन का, ऑनलाइन का फ़ायदा तो यही है। अब बेटा रिफ्रैक्शन दो तरह से हो सकता है, डेंसर टू रेयरर या रेयरर टू डेंसर। तो पहले मैं एक कहानी डिस्कस कर लेता हूँ, रेयरर टू डेंसर। ये पहली कहानी हो सकती है डेंसर टू रेयरर, और दूसरी कहानी हो सकती है रेयरर टू डेंसर। तो मैं पहले दूसरी कर रहा हूँ। सर ऐसे क्यों, अरे ऐसे ही मन कर रहा है। देख, रेयरर टू डेंसर, भिड़ते ही तेरे को क्या है, डेंसर मीडियम में नहीं कूदा रहा, पहले रेयर से फिर डेंसर में ले जा रहा हूँ। अब बेटा देखना, इसको समझने का तरीका देखना। बेटा अगर आपको रिफ्रैक्शन अगर प्रूफ करना है तो आपको क्या प्रूफ करना होगा, सोचो। रिफ्लेक्शन करना था तो I इज इक्वल टू R कर दिया, हाँ सर, हाँ समझ में भी आ गया, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो बेटा रिफ्रैक्शन को अगर प्रूफ करना है तो आपको स्नेल्स लॉ को प्रूफ करना पड़ेगा। किसको प्रूफ करना पड़ेगा, स्नेल्स लॉ। सर वो क्या होता है, अरे बेटा अभी पढ़ाया था रे ऑप्टिक्स में, साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू म्यू। कैसे भी करके अगर तूने ये प्रूफ कर दिया
तो तूने रिफ्रैक्शन प्रूफ कर दिया, क्योंकि वो तो रिफ्रैक्शन का ही है। स्नेल्स लॉ इज ऑलरेडी प्रूव्ड इन अ रिफ्रैक्शन, है ना बेटा। तो अब हम उसको कैसे करेंगे देख। तो इसमें डायग्राम्स का ही खेल है बेटा। तो डायग्राम अच्छे से बनाना है ना स्कूल में, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ डायग्राम पर। हो सकता है तुम पे एक बार में ना बने, बट धीरे धीरे बन जाएगा। ऊपर ले ली बेटा एयर और नीचे ले लिया वाटर या ग्लास, कुछ भी ले लो, है ना। तभी तो रेयर, ये हो गया रेयरर और ये हो गया बच्चों डेंसर, डेंसिटी के हिसाब से, है ना। अब देखना बेटा, इसको बहुत ध्यान सुनना यार, पूरा दिमाग लगा दे अपना। सर ठीक है, ये आई तेरी रे, सर एक ही आई, अरे नहीं बेटा 2 आई। सर आप इसको यहीं तक क्यों लाते हो? अरे बेटा जितनी देर में ये रे, क्योंकि दोनों स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है और दोनों एक ही सोर्स से निकली है, तो अगर ये इतनी देर में इतना चली होगी तो ये भी तो इतनी देर में इतना ही चली होगी। अच्छा ये बात है क्या। वेव फ्रंट कैसा होगा सर? परपेंडिकुलर। सर हम भूल जाते हैं, अरे यार बताया था ना बेबी, परपेंडिकुलर। सर परपेंडिकुलर से देख, ये राइट एंगल, ये देख ये राइट एंगल, ये पिंक वाला क्या है? वेव फ्रंट। मैं मिटा देता हूँ ताकि तुम्हें गड़बड़ ना लगे, हौच पौच हो जाता, मतलब फंस जाता है डायग्राम बिल्कुल एकदम। और बेटा नॉर्मल, सर नॉर्मल बना लो, ठीक है सर। अच्छा अब सुन, यहाँ पे वेलोसिटी होगी v1 और यहाँ पे वेलोसिटी होगी v2। सर ऐसा क्यों? अरे बेटा एयर में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है, जो लाइट होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, और किसी मीडियम में जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती आती है स्पीड ऑफ लाइट कम होती आती है। इसका मतलब कि v1 जो है वो ज़्यादा है v2 से। अच्छा बेटा ये बात, हाँ देखो तो v1 ज़्यादा है। अच्छा तो बेटा अब V2 में ये अब बिहेव करेगा एज अ फ्रेश सोर्स। हाइगन ने बोला था कि जब एनर्जी उस तक स्ट्राइक कर जाएगी, ये रेज ऐसे आई हैं और एनर्जी जैसे ही इसको स्ट्राइक कर गई तो ये इसने अपने वेव फ्रंट बनाने शुरू कर दी। जबकि अभी इसकी एनर्जी स्ट्राइक नहीं करी है, इसको तो अभी इतना चलना है, तभी तो इंटरफेस से टकराएगा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरफेस। सर इंटरफेस क्या होता है? अरे भाई इंटरफेस होता है जहाँ पर 2 मीडियम आपस में मिलते हैं, एयर और वाटर, दैट इज इंटरफेस। अच्छा ये बात ठीक है। अब देख तो बेटा इसने गोला बनाया है ऐसे इतना सा। सर इतना सा क्यों? बेटा इतना सा इसीलिए क्योंकि स्पीड कम है और ये ज़्यादा चल गई। देखना अभी तो रिलेट कर पाएगा। ये तो इतनी चली, देख बेटा ये तो इतनी चली और इसका रेडियस इतना सा है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि स्पीड कम है तो इसकी एनर्जी स्प्रेड रेशो भी तो कम होगा ना, समझ रहे? यहाँ सारी रेज निकल रही है ना हर तरफ, तो रेज इतनी चल पाई जबकि ये ज़्यादा चल गई। और जैसे ही ये इसने दूसरा गोला बनाया, गोला मतलब वेव फ्रंट, है ना, तुम गोला गोला मत लिखे ना, तो ये एनर्जी स्ट्राइक कर गई। अच्छा सर अब जैसे ही स्ट्राइक कर गई तो तेरे को पता है कि बेटा अगर मैं बोलूँ कि अब नया वेव फ्रंट कैसे मिलेगा तो तू क्या बोलेगा बेटा बता दे। सर नया वेव फ्रंट हमेशा कॉमन टेंजेंट्स को जोड़ने से मिलता है। किसकी? वेव फ्रंट्स की। सर एक वेव फ्रंट ये है, एक वेव फ्रंट ये है, सर कॉमन टेंजेंट सर ऐसे आएगी। अच्छा सर ठीक है बेटा। देखो थोड़ा सा क्या है बच्चों, मैं नाप के तो बना नहीं रहा हूँ स्केल से। बुक्स में तो क्या होता है, नाप मतलब डायग्राम पूरे नाप नूप के स्केल से बनाए जाते हैं, तो थोड़ा बहुत है फ्लक्चुएशन क्योंकि लाइन सीधी नहीं है, बट तुम्हें समझ में आएगा। अच्छा सर ये बात, हाँ। तो बेटा वेव फ्रंट अगर यहाँ तक है तो ये लाइट ऐसे, और अगला अगर बनाता तो इसका गोला भी इतना ही बनता उतने टाइम में और इसका गोला इतना फैल चुका होता। कॉमन टेंजेंट देख फिर ऐसे आती। आई बात समझ में? हाँ है ना। तो इसीलिए इसको ऐसे कहते हैं। तो अब इसके वेव फ्रंट सारे ऐसे होंगे। तो देख बेटा यहाँ पे चमत्कार हो गया है, ये है आई और ये है तेरा आर। देख लाइट बेंड हो गई, देख जानी यूं चाहिए थी ये, इसीलिए इसको क्या बोला गया? रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अब तक तुमको रटाया जाता था हर क्लास में कि बेटा रेयर से डेंसर में आएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर देना, और अगर डेंसर से रेयर में जाए तो बेटा अवे द नॉर्मल बेंड कर देना। बट पहली बार ये दिख रहा है होता हुआ बिकॉज ऑफ हाइगन्स बाबा। तो हाइगन्स ने बताया था। अब इनको हम मार्किंग कर लेते हैं, स्नेल्स लॉ प्रूफ कर देते हैं। कर दें बेटा? हाँ सर कर ही दो। अब तो देख बेटा इसका नाम दे दे ओ, ए, बी और इस पॉइंट का नाम दे दे तो सी। बेटा ये आई है, ये 90 माइनस आई है, तो बेटा ये कितना होगा सर? आई होगा। अच्छा बेटा सर यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ कर लो। हाँ बेटा ये क्या है तेरा? आर है, तो ये क्या होगा? 90 माइनस, तो ये क्या होगा? आर। नहीं आया, आ गया सर। तो बच्चे मैं तुम्हारी समझ के लिए इसको दोबारा से अलग से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। बेटा देख ऐसे हुआ है, एक तो ट्राइंगल ये है
और बेटा एक ट्राइंगल ये है, ठीक है, इसका नाम है ए ओ बी और इसमें ये एंगल है आई और इसकी ये लेंथ कितनी होगी बेटा, देखना V1T। सर ये क्या हुआ, और इसकी लेंथ होगी बेटा V2T। सर ये कैसे हो जाता है, अरे देख बेटा, जितनी, क्योंकि यहाँ पे स्पीड है V1 और समय, जितनी देर में इस वाले सोर्स का वेव फ्रंट यहाँ तक पहुँचा उतनी देर में ये लाइट यहाँ पहुँच गई, तो समय तो सेम है। तो डिस्टेंस इसका क्या लिखा गया सर, स्पीड इनटू टाइम। इसका डिस्टेंस ये वाला क्या लिखा गया सर, स्पीड इनटू टाइम। सर स्पीड दोनों की अलग अलग है, हाँ, इसलिए डिस्टेंस भी अलग अलग है। अच्छा ऐसे, हाँ। तो बेटा अब तू देख, अब इसको क्या कर सकता है तू, सर क्या करूँ हम बताओ बेटा, ये एंगल कितने का बता दे सर, 90 का। ये एंगल कितने का बता दे बेटा, 90 का। तो सर इसमें ले लो साइन आई की वैल्यू निकालो। सर हमें कैसे पता चलेगा साइन आई की निकालनी, अबे स्नेल्स लॉ प्रूफ करना है तेरे को। क्या करना है, स्नेल्स लॉ। ये तो मैंने तेरे को भिड़ते ही बता दिया कि रिफ्रैक्शन में कौन सा लॉ प्रूफ करना है, स्नेल्स लॉ। सर साइन आई की वैल्यू आ रही है सर पंडित अपॉन हर हर, पंडित अपॉन हर हर। पंडित कौन है भाई, अगर ये एंगल आई है तो ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज। सर हाइपोटेन्यूज आ गई V1T और हर हर कौन है सर, OB है। इसी तरह से बेटा तूने निकाला साइन आर, क्या निकाला, साइन आर, पंडित अपॉन हर हर। सर ये हर हर भूले गया है, तो देख इसमें ये है आर, तो बेटा ये हुआ पंडित, कितना हुआ V2T अपॉन हर कौन हुआ सर, OB। सर अब तो हमें सर समझ में ही आ गया, दोनों को डिवाइड कर दे बेटा, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1T अपॉन OB इंटू OB अपॉन V2T, T ने T, OB ने OB। तो बेटा ये आ गया तेरे पास साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। बेटा ये एयर में चल रही थी, एयर में स्पीड ऑफ लाइट c होती है, तो V1 की वैल्यू क्या है c, तो अब V1 तो रहा नहीं तो v लिख दो, और बेटा इसको क्या बोलते हैं, म्यू। अभी रे ऑप्टिक्स पढ़ाया था, इससे पहले उसमें लिखवाया था, हाँ ना बोलो, ठीक है। अब बच्चों अब हम करते हैं, ये हमने करा किसमें, रेयर टू डेंसर, और अब हम करेंगे डेंसर टू रेयर। तो बच्चों अब करते हैं रिफ्रैक्शन। देखो ऑन, अब कैसा करेंगे, अभी हम कह रहा था रेयर से डेंसर, अब करेंगे डेंसर टू रेयरर। तो डेंसर टू रेयरर सेम टॉपिक है ना बेटा, एक्सप्लेनेशन करना ही पड़ेगा। तो देखो ये हो गया आपका इंटरफेस, इंटरफेस अपन उससे बना लेते हैं ना, ठीक है। तो इंटरफेस कोई बेकार सा कलर से, हाँ क्यों, वो इंटरफेस में ज़्यादा काम नहीं होता। ये ऊपर है बेटा आप ग्लास, सर ग्लास क्यों ले लिया, वाटर ले लेते हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं बच्चे। इसमें स्पीड ऑफ लाइट हो गई V1, इसमें हो गई V2। सर ऐसे क्यों, उल्टा पुल्टा ले लो, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, तू कैसे भी ले ले, कंसेप्ट समझ तू बस। अब देख ये आई रे, तो इसके साथ जो आ रही होगी वो यहीं तक पहुंची होगी, क्यों, क्योंकि सर परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट कैसा है बेटा, परपेंडिकुलर। ये पिंक वाला क्या है बच्चों, वेव फ्रंट, ये यहाँ तक पहुँची, समझ में आ गया। सर अब हमें नॉर्मल चाहिए, हाँ नॉर्मल ये रही रेड कलर। बेटा इतने कलर इसलिए ले रहा हूँ ताकि तुम लोगों को ना बिल्कुल समझ में आए चीज़ें। ये रेज आ रही हैं, क्या आ रही हैं बच्चे, रेज, क्या आ रही हैं, रेज। और ये पिंक वाला क्या है, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट हमेशा बेटा रेज के कैसा होता है, परपेंडिकुलर। भेजे में इसको सेट कर लो इस बात को, ठीक है बच्चों। अच्छा अभी जल्दी हो जाएगा देखना। तो बेटा गोले बनाना शुरू, क्योंकि ये लाइट तो टकरा गई, इसका गोला पहला ही इतना बड़ा बना और ये इतू सा ही चला ए सर। अरे देखना ग्लास में क्या होती है, वेलोसिटी कम, अब यहाँ V2 क्या है, कम है V1 से, तो ये तो ज़्यादा चलेगा ना हर तरफ, समझ गए। अगला गोला बना इतना बड़ा, थोड़ा देखो गोले टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं क्योंकि नाप के तो बना नहीं रहा हूँ मैं, और इतने बड़े बोर्ड पे बनाने में टाइम भी लगता है। तो ये यहाँ तक पहुँच गया, सर एक और बना देगा, नहीं चलो इतना मान लो यहाँ तक पहुँच गया। पहले में इतना पहुँचा था, इससे थोड़ा कम, और दूसरे में, तो ये यहाँ पे जैसे ही पहुँचा इसने अपना इतना सही गोला बना पाया। गोला मतलब वेव फ्रंट, इसका इतना सही बना, बस एनर्जी पहुँची है, इसने बनाना ही शुरू किया है,
इस वाले का इतना बन चुका था। अब नया वेव फ्रंट कैसे मिलेगा? बाय जॉइनिंग द कॉमन टेंजेंट। सर कॉमन टेंजेंट तो ये होगी इस पॉइंट। टेंजेंट मतलब अ लाइन विच टचेस द सर्कल ऑन अ सिंगल पॉइंट, है ना। एक सेकंड रुको, क्यों रुका सर? देखो बताता हूँ। सॉरी यार, ये है ना, यार ये ढंग से नहीं बनता है ये, ठीक है। अब कॉमन टेंजेंट देखिए आएगी ये ये इस पॉइंट पर टच कर रही है। सीधी लाइन नहीं बनी बट तुम समझ जाना। लो यार, ये सर अभी टेढ़ी हो गई। तो ये लाइन जो है देखो, अब रेस तो इससे यूँ जाएगी ना, और इसकी भी यूँ जाएगी, ये आ गई कॉमन टेंजेंट। तो देखो ये क्या हो गई, आनी तो यूँ चाहिए थी, गई यूँ, तो ये अवे हो गई। ये हो गया आई और ये हो गया आर। तो बेटा ये डिस्टेंस कितना? सर ये हो गया v2t। और बेटा ये डिस्टेंस कितना? ये वाला, समझ रहा है? तो ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये वाला आ गया सर, ये वाला डिस्टेंस v1t, क्योंकि लाइट इतनी चली ना बेटा, इतनी देर में। अब सेम प्रोसीजर वापस से, तो यही आ जाएगा बच्चों साइन आई अपॉन साइन आर। सर कैसे करेंगे? वही सेम तरीका जो मैंने अभी अभी तुमको बताया था। क्या तुम्हें समझ में आ गया बच्चों? हाँ ना बोलो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। हाँ तो बेटा अब हम पढ़ते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव। क्या होता है सर इंटरफेरेंस? ध्यान सुनो, उसके लिए पहले, उससे पहले हमें सीखना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ये जो रामायण लिखी हुई है पहले इसको समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। समझ लोगे तो समझने में ज़्यादा इसको ये पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये मेन पोजीशन है, ये प्लस का, ये माइनस का, कोई वेव ऐसे चल रही है, ठीक है बच्चों। इसका ये है एम्पलीट्यूड ए, और कोई दूसरी वेव है वो भी ऐसे ही जा रही है इन द सेम, मतलब इसका जब ये डाउन आया तो इसका भी डाउन है, ये दोनों और ये दोनों, मतलब सेम फेस में विद द सेम एम्पलीट्यूड। तो बेटा इन दोनों की रिजल्टेंट, इन दोनों की रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट मतलब जो हमें नई वेव मिलेगी, जो अब हमें नई वेव मिलेगी वो इस तरह से मिलेगी। एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये भी पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है, तो ऐसे ये जो एम्पलीट्यूड है ये किसके बराबर है बेटा? 2a के बराबर। तो इस तरह से इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव, मतलब ऐड हो गया है ना। ये आ गई आपकी रिजल्टेंट वेव जिसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया? 2a, इन दोनों का इंडिविजुअल। अगर बेटा ऐसे हो जाए तो जैसे एक वेव ये है और एक वेव ये है, और ये दोनों एंड भी सेम टाइम पर, ये भी, इसका ए है और इसका ए है, तो बेटा हमें नई जो मिलेगी वो ऐसे ही मिलेगी, बिल्कुल ऐसे। क्यों? क्योंकि देखो प्लस ए ये प्लस में है और ये माइनस है, प्लस ए माइनस है, ज़ीरो एम्पलीट्यूड। फिर इसका ये माइनस है और इसका प्लस ए, फिर ज़ीरो एम्पलीट्यूड, तो हमें कुछ नहीं मिलेगी। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? ज़ीरो। इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव, यही लिखा हुआ है। When a number of waves traveling through a medium superimpose on each other, superimpose मतलब ऐड होना, the resultant displacement at any later time is equal to the resultant displacement मतलब बेटा amplitude, sum of the displacements of the individual waves moving in the same direction at that point, that is known as superposition principle of wave। ये बेटा दोनों वेव्स सेम फेज में मिली हैं, सेम फेज मतलब दोनों पॉजिटिव से स्टार्ट हुई और दोनों एक ही टाइम पर, ये दोनों, ये पॉजिटिव में गई और ये नेगेटिव में, ये अपोजिट फेज। जब भी अपोजिट फेज में मिलेगी अंधेरा मिलेगा, मतलब कोई लाइट नहीं, एम्पलीट्यूड होगा ही नहीं, और जब सेम फेज में मिलोगी तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। दैट इज नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव। अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बेटा कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड्स, इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो कैसे करेंगे। लेट
एक की हमने इक्वेशन लिखी y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, एक वेव की, और दूसरी वेव की y1, और दूसरी वेव की हमने लिखी बेटा y2 इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, है ना। अब ये मत सोचना कि ये सर क्या है, ये बेटा वेव इक्वेशन है जो कि तुमने 11th और 12th में पढ़ी होंगी, है ना। ठीक है बच्चों, 11th में वेव ऑसिलेशन पढ़ा होगा, तो ये इक्वेशन वहाँ से आई है, रिवीजन क्लास है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि कैसे आई है ना। तो y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, बेटा सुपर इम्पोज हुआ, यानी आफ्टर सुपर इम्पोज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा y1 प्लस y2 के बराबर, y1 y2 की वैल्यू रख दो, ए साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बेटा ये फेज डिफरेंस है, ये क्या है, फेज डिफरेंस। तो बेटा ए साइन ओमेगा टी को ऐसे ही रहने दो, प्लस इसको देखो ए तो है ही है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, और साथ में एम्पलीट्यूड भी आएगा ए। सर एम्पलीट्यूड क्यों आया, अरे बेटा ये ए दोनों के लिए है ना, तो इसके साथ तो ये लिख दिया, इसके साथ ये लिख दिया, ठीक है सर। अब यहाँ पे सुनो, यहाँ पे बेटा ये जो है ये वाला साइन ओमेगा टी, ये टाइम का फंक्शन है और टाइम कभी रुकता नहीं है। यहाँ पर बेटा ये जो है, यानी इसको तो हम नहीं छेड़ रहे, ठीक है। इसमें देखो ये जो है ये फेज डिफरेंस है जो कि कांस्टेंट है, और यहाँ पर ये फेज डिफरेंस है जो कि कांस्टेंट है। तो बच्चों इसमें दोनों मतलब समझ गए, फेज डिफरेंस मतलब होता है बेटा, ये आपने उसमें पढ़ा होगा ऑसिलेशन चैप्टर में 11th क्लास में, है ना। तो देखो बच्चों इसमें इसमें क्या करो, साइन ओमेगा टी रहा, साइन ओमेगा टी रहा, कॉमन ले लो, तो ये आ गया बेटा ए प्लस, है ना, ए भी कॉमन ले लो, तो ए साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड्स को दोनों को सेम ना रख कर अगर हम अलग अलग रख दें तो अलग अलग रख दो बेटा, क्योंकि y1 है तो 1, y2 है तो 2, तो अब ये कॉमन नहीं आएंगे, 1 पहली वाली वेव का, और ये 2, तो ये 2 और ये भी 2, ठीक है बच्चों। अब देख, तो अब ए कॉमन नहीं आएगा, है ना। सर क्यों अलग अलग रखा, क्योंकि हम जनरल कर रहे हैं ना, हम दोनों बराबर लेके क्यों चले, हम अलग अलग लेके चल लेते हैं, बराबर होंगे तो बराबर रख देंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी कॉमन लिया, तो क्या बच गया, a1 प्लस a2 कॉस फाइव, और यहाँ पे क्या बचा बेटा, साइन, ये बच गया a2 साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। तो बेटा इसको हम, क्योंकि ये तो वेरिएबल है, तो ये इस चीज़ को हम मान लेते हैं a कॉस थीटा इक्वेशन 1, और इसको मान लेते हैं बेटा a साइन थीटा, लेट माना है, लेट, ये हो गई इक्वेशन 2। बेटा इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके जोड़ दो, इन दोनों इक्वेशंस को। उससे पहले इसको थोड़ा कंप्रेस कर देते हैं, इसकी जगह, इस पूरे की जगह ये लिख देते हैं, तो a साइन ओमेगा टी ये वाला, और ये आ जाएगा कॉस थीटा, प्लस इसकी जगह a साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। तो बच्चों a कॉमन है ना, a कॉमन, तो ये क्या होगा, साइन a कॉस b साइन b कॉस a, तो यानी ये हो गया साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है बेटा। इसको ऐसे लिख दो, रिजल्टेंट, सर ये क्या आ गया सर, ये आ गया बेटा दोनों वेव्स का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड है जो है वो a1 प्लस a2 है, साइन थीटा साइन का फंक्शन ओमेगा टी, प्लस जो नई वेव आएगी वो फाई थीटा पर, ये फेज पे थी, इन दोनों में फेज डिफरेंस था, इसमें फाई का था, इसमें 0 का था, इसमें फाई का था, तो जो रिजल्टेंट आया उसमें आया थीटा का फेज, ठीक है बच्चों। अब इसको और सॉर्ट आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमें एम्पलीट्यूड की कैलकुलेशन करनी है,
तो ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड एड, तो बेटा ये आ गया। देखो लेफ्ट हैंड साइड कौन सी आई, एक तो ये है 1 और ये है आपकी 2, है ना बेटा, ये है 1 और ये है 2। तो लेफ्ट हैंड इसको ऐसे लिख लो, ए क्या है ये कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, इसके बराबर है, यानी A1 प्लस A2 कॉस 5, और दूसरी इक्वेशन है बेटा ए साइन थीटा किसके बराबर है बच्चों, वो सर बराबर है ये रही A2 साइन 5। बेटा इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, तो ये हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखो A2 साइन पाई 2 का स्क्वायर प्लस A1 प्लस A2 कॉस पाई का होल स्क्वायर। बेटा इसको खोल देते हैं, इधर तो ए स्क्वायर ही है, ये आ गया बेटा A2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई प्लस यहाँ a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा बच्चों, a प्लस बी का फॉर्मूला। कलर अलग कर रहा हूँ क्योंकि ताकि तुम्हें समझ में आए कि यहाँ से कलर अलग क्यों हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना बच्चों, प्लस 2ab कॉस 5 है ना। तो बेटा इसमें और इसमें, इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में ए स्क्वायर कॉमन है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ये अलग है ना बच्चों। तो इसमें से इसमें पहले A1 का लिख देता हूँ क्योंकि अकेला है, प्लस इसमें और इसमें A2 कॉमन, तो बेटा क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस ये पूरी टर्म 2a1 a2 कॉस 5। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान रखो कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है के ए स्क्वायर। इसमें आई का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, के का मतलब कांस्टेंट, ए का मतलब है एम्पलीट्यूड। तो बेटा इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ के से इंटू कर देते हैं, कर दें। तो एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, इसको और कैसे लिखा जाता है बेटा, एम्पलीट्यूड को अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2a1 A2 कॉस 5 होल रूट। तो एक तो आपका ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है बच्चों, ये आपको लर्न होना चाहिए। मतलब दो वेव्स का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर मैं के से इंटू कर दूँ इस इक्वेशन को, तो ये क्या आ जाएगी बेटा, के ए स्क्वायर प्लस के A1 का स्क्वायर प्लस के A2 का स्क्वायर प्लस 2a1 A2 के कॉस 5। अब बच्चों इसको लिख सकते हैं इंटेंसिटी फाइनल, क्योंकि के ए स्क्वायर आई का, इसको लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव, इसको लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड वेव, इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड का रूट कॉस 5। तो बच्चों ये है इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि आप रिवीजन क्लास ले रहे हो, इसलिए मैं इतना इन डेप्थ नहीं समझा रहा हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा डीप कि कैसे क्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये। इस चीज़ को बच्चों इंटरफेरेंस टर्म बोलते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन। इस वाली चीज़ को, इसको कहा जाता है इंटरफेरेंस टर्म। क्या कहा जाता है बच्चों, इंटरफेरेंस टर्म। इम्पॉर्टेंट है, यानी कभी भी तुमसे पूछ ले कि राइट डाउन द इंटरफेरेंस टर्म, तो आप लिखोगे 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस 5, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट है, इंटेंसिटी सारी कांस्टेंट है, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इंटरफेरेंस कॉस 5 पे, फेज डिफरेंस पे। तो यही डिसाइड करता है कि क्या होगा, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, इंटरफेरेंस टर्म। यहाँ तक की बात समझ में आ गई बच्चों तुमको, ठीक है बच्चों, है ना।